हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है बीपीएससी हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट 70 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन, जो 101 नंबर से शुरू हो रहा है। और क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? ये क्वेश्चन पिछले वीडियो में भी कराया गया था। तो आंसर हो जाएगा आपका बिहार में किसान आंदोलन से। ऑप्शन आपका सी के साथ जाएगा, ठीक है। बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे। तो 101 का सी, स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? तो बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे। इसको नोट कर लीजिएगा। व्याख्या देख लीजिए। स्वामी सहजानंद ने बिहार प्रांत किसान सभा की स्थापना की थी। स्वामी सहजानंद ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की थी। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा स्वामी सहजानंद। आगे है, और वे अखिल भारतीय किसान सभा के एक प्रमुख नेता थे। अखिल भारतीय किसान सभा के क्या थे? प्रमुख नेता थे। उनका संबंध बिहार के किसान आंदोलन से था। इनके कृषि सुधार कार्यक्रमों का वास्तविक लक्ष्य जमींदारी प्रथा का उन्मूलन तथा कृषकों को मालिकाना अधिकार दिलाना था। जो ये स्वामी सहजानंद थे, इनका जो कृषि सुधार कार्यक्रम में जो मुख्य बिंदु था या मुख्य उद्देश्य था, तो वो एक था कि जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करना, जमींदारी प्रथा को समाप्त करना। दूसरा था कि कृषक जो है, किसान हैं, उनको मालिकाना हक दिलाना इनका मेन पर्पस था, मेन मोटो था। आगे चलते हैं। किसानों के प्रति इनकी समर्पित सेवा के कारण ही इन्हें किसान प्राण कहा जाने लगा। किसान प्राण इसे किसे कहा जाने लगा? तो स्वामी सहजानंद को किसान प्राण के भी नाम से जाना जाता है। और ऐसा इसलिए कि वो किसानों के प्रति बहुत ही समर्पित थे, हमेशा किसानों के हित के बारे में सोचते थे। तो ऑप्शन आपका सी सही था। अगला क्वेश्चन है 102 नंबर है, 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है। इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? इनमें से कौन किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे, ये बताना है आपको। ऑप्शन ए है राजेंद्र प्रसाद, बी है सी आर दास और सी है मोतीलाल नेहरू, डी है भगत सिंह। तो 102 का जो आंसर है दोस्तों, ये सही हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? तो राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद वही हैं दोस्तों जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे हैं। व्याख्या देखिए। राजेंद्र प्रसाद बिहार में किसान आंदोलन से जुड़े थे। वे सितंबर 1946 में गठित अंतरिम सरकार में खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। क्या थे? खाद्य एवं कृषि मंत्री भी ये रह चुके हैं। ये संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे और संविधान लागू होने के बाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। तो इनसे 4 क्वेश्चन यहीं से हो जा रहा है कि राजेंद्र प्रसाद कहाँ के थे? बिहार के थे। एक, इन्होंने किसान आंदोलन में भाग लिया था। 2 क्वेश्चन हो गया। वे सितंबर 1946 में गठित जो अंतरिम सरकार थी उसमें ये खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। क्या थे? खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। इसको आप नोट कर लीजिएगा। खाद्य और कृषि मंत्री कौन था अंतरिम सरकार में जो 1946 में गठित हुआ था? तो राजेंद्र प्रसाद। और ये क्या है? संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति। और सबसे ज़्यादा दिनों तक राष्ट्रपति रहने वाले भी यही हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इनको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। 103 नंबर क्वेश्चन है आपका, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है, ये बताना है। ऑप्शन ए है वारेन हेस्टिंग्स से, ऑप्शन बी है लॉर्ड डलहौजी से, ऑप्शन सी है हेनरी लॉरेंस से, ऑप्शन डी है लॉर्ड हेस्टिंग्स से। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों ए सही हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। सुरक्षा प्रकोष्ठ जो नीति है वो वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। तो 103 का ए आंसर है। व्याख्या देख लीजिए थोड़ा सा। सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरा नीति से
वारेन हेस्टिंग तथा वेलेजली संबंधित हैं। दो लोगों का नाम आ रहा है। जो सुरक्षा प्रकोष्ठ है उसको हम घेरा नीति भी कहते हैं। सुरक्षा प्रकोष्ठ को क्या कह रहे हैं? घेरा नीति भी कह रहे हैं। सुरक्षा जो प्रकोष्ठ है वो क्या है? घेरा नीति। सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरा नीति कौन संबंधित है? तो वारेन हेस्टिंग है और वेलेजली संबंधित हैं। वारेन हेस्टिंग ने मैसूर और मराठों के साथ युद्ध, अन्य भारतीय रियासतों के साथ बराबरी की पदवी प्राप्त करने की भावना से किया था। इस समय कंपनी ने अपने राज्यों के चारों ओर मध्य राज्य बनाने का प्रयत्न किया। अपने राज्यों के चारों ओर क्या किया? मध्य राज्य, बफर स्टेट बनाने का प्रयत्न किया। इसका उद्देश्य केवल अपने राज्य की रक्षा करना था, अथवा हम यह भी कह सकते हैं कि अपने पड़ोसी राज्यों की सीमाओं की रक्षा करो ताकि अपनी सुरक्षित जो सीमाएं हैं वो सुरक्षित रहे। अपने पड़ोसी राज्यों की रक्षा करो ताकि अपनी जो सीमाएं हैं वो क्या रहे? सुरक्षित रहे। उस समय भय मुख्यतः अफगानों और मराठों से था। इसीलिए कंपनी ने अवध की रक्षा व्यवस्था के कार्य को इस शर्त पर संभाला कि अवध का नवाब उस व्यय का बोझ उठाएगा, और इस प्रकार अवध की रक्षा ही बंगाल की रक्षा थी। वेलेजली के आने से कंपनी के भारतीय रियासतों के साथ संबंधों में परिवर्तन आया। वेलेजली का उद्देश्य भारतीय रियासतों को अपनी रक्षार्थ कंपनी पर निर्भर करने पर बाध्य करना था। उसने सभी जो भारतीय रियासतें सभी थी को अंग्रेजी राजनीतिक शक्ति के और सैनिक रक्षा के घेरे में लाने का क्या प्रयत्न किया। जो सुरक्षा प्रकोष्ठ था उसका घेरा नीति, यही कह सकते हैं घेरा नीति। इसने जो वेलेजली है उसने अवध को अपने इर्द गिर्द लाने का उसने प्रयत्न किया, मतलब अपने प्रकोष्ठ जो नीति है उसकी सुरक्षा जो नीति है उसके लिए बाध्य किया। तो ये याद रखना है। रियासतों के प्रति प्रमुख ब्रिटिश नीतियां निम्नलिखित है, और ये जो प्रकोष्ठ नीति है इसको क्या कहेंगे ये आप देखेंगे। अब ये जो बिंदु है उनसे आप समझ पाएंगे, ठीक है। जैसे प्रमुख ब्रिटिश नीतियां क्या थी? जैसे कंपनी का भारतीय रियासतों के समानता के लिए संघर्ष, कंपनी का भारतीय रियासतों से समानता के लिए संघर्ष करना। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति या घेरा नीति जो 1765 से 1813 के मध्य था। अधीनस्थ पार्थक्य की नीति 1813 से 1857 के मध्य ये नीति अपनाई गई। अधीनस्थ संघ की नीति अपनाई गई 1858 से 1935 तक। बराबर के संघ की नीति अपनाई गई 1935 से 1947 तक। यहाँ पे है कि रियासतों के प्रति प्रमुख ब्रिटिश नीतियाँ निम्नलिखित है। उसने कब कौन सी नीति लागू की है ये सब इसका उल्लेख यहाँ पे किया गया है। आगे चलते हैं। 104 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? किसने डबल गवर्नमेंट को, डुअल गवर्नमेंट को किसने समाप्त किया? द्वैध शासन प्रणाली को किसने समाप्त किया? रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो वारेन हेस्टिंग थे उन्होंने समाप्त किया। तो बंगाल में किसने द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? तो आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग, ये याद रखिएगा। व्याख्या देख लीजिए। वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया तथा कलकत्ता परिषद तथा उसके प्रधान को आज्ञा दी कि वे स्वयं दीवान बने और बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के प्रबंधन को अपने हाथ में ले ले। जो बंगाल और बिहार और उड़ीसा जो है उसके जो भी दीवानी जो भी काम है, प्रबंधन जो भी है उसको क्या करे, वो अपने हाथ में ले ले। कौन हाथ में ले लेगा? तो जो कि ये वारेन हेस्टिंग है वो हाथ में ले लेंगे, ठीक है। वारेन हेस्टिंग ने दोनों उप दीवानों जिसमें मोहम्मद रजा खां और राजा सिताब राय को पदच्युत कर दिया, उसको पद से हटा दिया। किसको? तो दो को हटाया, उसमें मोहम्मद रजा खां हैं और राजा सिताब राय हैं। इनको क्या है,
दीवान बनाया गया था जिससे पैसा वसूल सके। मेन बात था पैसा वसूलना था कि कैसे पैसा वसूला जाए। तो एक कंपनी ने ये सोचा था उस समय तक कि हम तो हर काम नहीं कर सकते, इसलिए दीवानी की काम किसी को और को दे दिया जाए जो पैसा अच्छे से वसूल सके। इसलिए 2 उप दीवान बनाए थे जिसमें मोहम्मद रजा खां था और राजा सिताब था। अब क्या हुआ कि कंपनी ने इन दोनों को, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने, उसने क्या किया था कि 1772 में इस नीति को समाप्त कर दिया गया। द्वैध शासन की जिसकी शुरुआत बंगाल में 1765 में मानी जाती है। द्वैध शासन की जिसकी शुरुआत क्या है, बंगाल में 1765 में मानी जाती है, उसको समाप्त किया। के अंतर्गत कंपनी दीवानी अधिकार अपने पास रखती थी और निजामत के कार्यों का निष्पादन नवाब के माध्यम से कराती थी, लेकिन वास्तविक शक्तियाँ कंपनी के पास होती थी। क्लाइव समझता था कि समस्त शक्ति कंपनी के पास है तथा नवाब के पास सत्ता की केवल छाया ही है। उसने प्रवण समिति को लिखा था कि यह नाम या छाया आवश्यक है तथा हम इसको स्वीकार करना चाहिए तथा हमें इसको क्या करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। आगे चलते हैं। 105 नंबर क्वेश्चन, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। लॉर्ड वेलेस्ली के सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था, ये आपको बताना है। पेशवा बाजीराव, ऑप्शन 2 है, बी है रघु जी भोसले, सी है दौलत राव सिंधिया, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर आपका ए के साथ जाएगा, पेशवा बाजीराव। जो पेशवा बाजीराव थे वो पहले मराठा सरदार थे जिनके माध्यम से लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि की थी। तो सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली ने सर्वप्रथम किस मराठा सरदार के द्वारा की थी, तो पेशवा बाजीराव द्वितीय थे। पेशवा बाजीराव द्वितीय, ये याद रखिएगा। व्याख्या देख लीजिए। वेलेस्ली ने भारतीय राजाओं को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि सहायक संधि का जन्मदाता कौन है, तो लॉर्ड वेलेस्ली, इसको याद रखिएगा। उसने सहायक संधि का आविष्कार नहीं किया। उसने सहायक संधि का आविष्कार नहीं किया। इस प्रणाली का अस्तित्व तो पहले से ही था तथा सने सने विकसित हुई। यह पहले ही थी लेकिन सने सने विकसित हुई। लेकिन भारत में पूछा जाएगा तो यही लॉर्ड वेलेस्ली को ही लगाइएगा, यही आंसर होगा। संभवतः डुप्ले प्रथम यूरोपी था जिसने अपनी सेना किराए पर भारतीय राजाओं को दी थी। यहाँ पे डुप्ले का जिक्र आ रहा है। डुप्ले प्रथम यूरोपियों में पूछा जाएगा तो डुप्ले था जिसने अपनी सेनाएं किराए पर भारतीय सेनाओं को दी थी। अंग्रेजों ने भी यह प्रणाली अपनाई। प्रथम सहायक संधि 1765 में अवध से की गई। प्रथम सहायक संधि जो है 1765 में अवध से की गई, जब कंपनी ने निश्चित धन के बदले उसकी सीमाओं की रक्षा करने का वचन दिया। तो प्रथम सहायक संधि किसके द्वारा की गई थी, तो अवध के साथ की गई थी प्रथम। और कौन किया था, तो लॉर्ड वेलेस्ली, इसको याद रखिएगा। तो प्रथम सहायक संधि 1765 में अवध से की गई थी, जब कंपनी ने निश्चित धन के बदले उसकी सीमाओं की रक्षा करने का क्या किया, वचन दिया। आगे चलते हैं। सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों में हैदराबाद है, मैसूर है, तंजौर है, अवध है, पेशवा है, बराड़ के भोसले हैं, सिंधिया, जोधपुर, जयपुर, मच्छंदरी, बूंदी तथा भरतपुर। तो ये डेट जो दिया है, डेट को आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि सिस्टमेटिक ढंग से क्रम से लगाने के लिए दे देगा तो आप नहीं कर पाएंगे। तो डेट जरूर नोट कर लीजिएगा। डेट जब पूछेगा तभी क्वेश्चन आपका हार्ड बनेगा, नहीं तो नॉर्मल ही क्वेश्चन रहेगा। आगे, दौलता राव सिंधिया तथा जसवंत होलकर दोनों पूना में अपने को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शित करना चाहते थे। दौलता राव सिंधिया और जसवंत होलकर दोनों पूना में अपने आप को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शित करना चाहते थे। बाजीराव द्वितीय सिंधिया का साथ दे रहा था। उसने 1801 में जसवंत के भाई की हत्या कर दी। परिणाम स्वरूप जसवंत होलकर की सेना ने पूना पर आक्रमण कर पेशवा और सिंधिया की संयुक्त सेना को क्या किया, परास्त कर दिया। बाजीराव द्वितीय ने भागकर बसीन में शरण ली तथा 31 दिसंबर 1802 को
अंग्रेजों से बसीन की संधि की। कब की थी बसीन की संधि? तो 31 दिसंबर 1802 में बसीन की संधि हुई थी। संधि के अनुसार पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की संरक्षता स्वीकार कर ली, मतलब उसके संरक्षण में चला गया बाजीराव द्वितीय। किस संधि के द्वारा? तो 31 दिसंबर 1802 में जो बसीन की संधि हुई थी उसके द्वारा वह आधिपत्य में चला गया, अंग्रेजों के रक्षार्थ में चला गया कि अब हमारा रक्षा कौन करेगा? अंग्रेज करेंगे। इस संधि को मराठों द्वारा अंग्रेजों के साथ की गई प्रथम सहायक संधि की संज्ञा दी जाती है। तो प्रथम जो सहायक संधि की गई थी मराठा सरदार से वो थे आपके बाजीराव द्वितीय थे, बाजीराव द्वितीय। आगे चलते हैं, 106 नंबर क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया। महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया, कब किया गया था ये आपको बताना है। 1857 की दोस्तों क्रांति हो चुकी थी, इस वजह से 1858 में क्या किया जाता है? तो 1858 में कुछ नीतियाँ परिवर्तित किया जाता है, जिसमें क्या होता है कि अब जो गवर्नर जनरल थे अब उनको वायसराय कर दिया गया था, और जो महारानी विक्टोरिया थी 1877 में क्या है? सम्राज्ञी बनती है। कहाँ की? तो भारत की। तो महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया, किसमें? तो 1877 में, ये याद रखिएगा। और वायसराय मतलब प्रतिनिधि के तौर पे कब काम करने लगे, वायसराय कब बने? तो 1858 में, ये भी याद रखिएगा। व्याख्या देख लीजिए, ब्रिटिश संसद ने एक राज्य उपाधि अधिनियम पारित किया जिससे महारानी विक्टोरिया को केसरे-ए-हिंद की उपाधि से विभूषित किया गया। लॉर्ड लिंटन ने 1 जनवरी 1877 को दिल्ली में एक वैभवशाली दरबार का आयोजन करके उस उपाधि की घोषणा की। इसी समय दक्कन में भीषण अकाल पड़ा था। दक्कन में भीषण अकाल कब पड़ा था? 1877 में। सरकार ने झूठे आडंबर और वैभव पर करोड़ों रुपये व्यय किए, विशेषकर उस समय जब लोग भूखों से मर रहे थे। R.G. प्रधान के अनुसार इस राज्य उपाधि अधिनियम और दिल्ली दरबार से एक राष्ट्रीय अपमान की गुप्त भावना सी जनता में फैल गई। कलकत्ता की एक पत्रिका ने इसकी तुलना उस समय से की है जब नीरो बंसी बजा रहा था और रोम जल रहा था। तो कलकत्ता की एक जो पत्रिका है उसने इस घटना को जो 1877 में हुई थी दिल्ली दरबार, उसकी घटना से जिक्र किया है कि नीरो बंसी बजा रहा था और रोम क्या है? जल रहा था। आगे देखते हैं, 107 नंबर क्वेश्चन है, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की? बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की है ये बताना है। ऑप्शन ए है फिरोज शाह मेहता, के.टी. तलंग, W.C. बनर्जी, तैयब जी। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ई सही हो जाएगा, ई सही हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए, 1885 में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता, के.टी. तेलंग और बदरुद्दीन तैयब ने किया था। तो 3 लोग हैं, तो उपयुक्त में से अधिक हो गया था। 1885 में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा, किसके सहयोग से? उसमें फिरोज शाह मेहता भी थे, के.टी. तेलंग भी थे, बदरुद्दीन तैयब भी थे। इसका उद्देश्य लोगों में राजनीतिक विचारों का प्रचार प्रसार करना था। तो बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का मुख्य उद्देश्य क्या था कि राजनीतिक विचारों का क्या करना है? प्रचार प्रसार करना है। और इसमें सम्मिलित जो थे उसमें थे फिरोज शाह मेहता थे, के.टी. आपके तेलंग भी थे और बदरुद्दीन तैयब थे। तो ये 3 लोग को याद रखिएगा। आगे देखते हैं, 108 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत संघ के संस्थापक कौन थे? इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, A.O. ह्यूम, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो आंसर आपका डी हो जाएगा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ के क्या थे? संस्थापक थे। तो ऑप्शन डी आपका सही है। व्याख्या देख लीजिए, 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन की स्थापना
कलकत्ता में की थी। इंडियन एसोसिएशन भारतीय संघ की स्थापना कलकत्ता में किसने की थी? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। किसके सहयोग से किया था? तो आनंद मोहन बोस के सहयोग से किया था। किस सन में किया गया था इंडियन एसोसिएशन की स्थापना? तो 26 जुलाई 1876। 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में की थी। इंडियन एसोसिएशन भारत संघ की स्थापना किसने की है? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 1876 जुलाई 26 जुलाई, अब 26 जनवरी को मनाते हैं तो 26 जुलाई याद रखिएगा। यह तत्कालीन संस्थाओं में सबसे महत्वपूर्ण थी, जिसे कांग्रेस से पूर्व अखिल भारतीय स्तर की संस्था का सम्मान प्राप्त था। इस संस्था ने सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग तथा इल्बर्ट बिल जैसे विवादों को लेकर आंदोलन चलाया। इंडियन एसोसिएशन भारत संघ में जमींदारों के स्थान पर मध्यम वर्ग की क्या थी? प्रधानता थी। यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि किसकी प्रधानता थी, तो आंसर हो जाएगा मध्यम वर्ग की प्रधानता थी। इसको भी याद रखिएगा। 1909 और 109 राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी। देखिए वही क्वेश्चन पूछ दिया। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, यंग बंगाल एसोसिएशन, इंडिया एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। तो 109 का जो आंसर है दोस्तों डी के साथ जाएगा। कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन, ठीक है, भारतीय संघ इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता जो है वो कांग्रेस से पूर्व सबसे महत्वपूर्ण संस्था थी, जिसमें मध्यम वर्ग का वर्चस्व था। व्याख्या देख लीजिए। 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की स्थापना कलकत्ता में की। यह तत्कालीन राजनीति संस्थाओं में सबसे प्रमुख एवं महत्वपूर्ण थी, जिसे कांग्रेस से पूर्व अखिल भारतीय स्तर की संस्था का सम्मान प्राप्त था। इस संस्था ने सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग की तथा इल्बर्ट बिल विवाद जैसे मामलों को लेकर आंदोलन चलाया। इंडियन एसोसिएशन में जमींदारों के स्थान पर मध्यम वर्ग की क्या थी? प्रधानता थी। 110 नंबर क्वेश्चन है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सेवा से हटाया गया? सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था? 1874, 1877, 1885, 1892, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आंसर हो जाएगा 1874 में। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को 1874 में जो है भारतीय सिविल सर्विस से हटाया गया था और इन्होंने 74 में हटकर 26 जुलाई 1976 को क्या किए थे? 1876 को इन्होंने क्या किया था? भारतीय संघ इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कर दी थी। इनको हटा दिया जाता है 1874 में, गुस्सा कर या कह लीजिए एक मौका मिल जाता है। उसके बाद 26 जुलाई 1876 को इन्होंने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, जब उनको सिविल सेवा सर्विस से हटा दिया गया था तो उसके बाद उन्होंने किया था। जैसे सुभाष चंद्र बोस जब 1938 में वो अध्यक्ष थे और 1939 में जब उनको पद से इस्तीफा देते हैं तब उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की 1939 में। व्याख्या देख लीजिए। सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वितीय भारतीय थे जिन्होंने ICS परीक्षा उत्तीर्ण की थी। इनकी प्रथम नियुक्ति सिलहट बांग्लादेश में असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पर हुई थी। यही पर मामूली भूल की वजह से 1874 में इन्हें पद से हटाया गया। तो अब पहला परीक्षा किसने पास की थी ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ICS की पहली परीक्षा ये दूसरे पास किए थे, तो पहले व्यक्ति कौन थे उनका नाम आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर याद हो तो ज़रूर बताइए दोस्तों।
कितने लोगों को याद है। तो दोस्तों ये थे आपके टोटल 10 क्वेश्चन और उसके व्याख्या। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ा भी कंटेंट अच्छा लगा हो दोस्त, तो वीडियो को जरूर लाइक करें, सपोर्ट करें, जिससे कि हम थोड़ा मोटिवेट होने के लिए कहीं ना कहीं कुछ चाहिए दोस्तों। तो हम लोग दूर दूर बैठे हैं, लेकिन मोटिवेट आप कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, गलती बता सकते हैं, जो आपको सजेशन देना है वो सजेशन दे सकते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि, खुश